Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about POCSO Act. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. The POCSO Act stands for Protection of Children Against Sexual Offence Act and it was brought in 2012. तो इस कानून के हिसाब से every individual who is aged below 18 years will be considered as children. तो ये जो कानून है it is gender neutral, मतलब it identifies both male and girl child or even the third gender child below age of 13 as children only for the sake of this particular law. And it does not just limit to sexual harassment but also involves including child in pornography. मतलब 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चों की तरह गिना जाएगा और उन बच्चों के खिलाफ चाहे वो मेल चाइल्ड हो या गर्ल चाइल्ड हो या ट्रांसजेंडर चाइल्ड हो, उसके खिलाफ दो तरह के ऑफेंस आइडेंटिफाई किए गए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी तरीके के या फिर उसको पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व कराना, दिखाना फोर्सफुली, ये सारी चीज़ें जो है वो एक क्राइम की तरह मानी जाएंगी अंडर पॉक्सो एक्ट. पोर्नोग्राफी में एक्ट कराना या उसको फोर्सफुली वॉच करने के लिए मजबूर करना, दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज अ वायलेंस अगेंस्ट और एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस पॉक्सो एक्ट. इस एक्ट के अंतर्गत एक एग्रीवेटेड क्राइम का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, मतलब एक सीरियस क्राइम. कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस या पोर्नोग्राफी का केस तो ऑफेंस होगा ही होगा, लेकिन अगर बच्चा जो है जिसके खिलाफ ये ऑफेंस किया गया है, ऑफेंस कमिट किया गया है, इफ़ दैट चाइल्ड इज़ मेंटली इल, देन इन दैट केस द क्राइम विल बी कॉल्ड एज एग्रीवेटेड क्राइम. And also if the abuse is committed by a person in position of trust such as doctor, teacher, policeman or family member, then that case will be known as aggravated crime. तो या तो बच्चा मेंटली इल है या किसी ऐसे इंसान ने क्राइम किया है जिस पे इन जनरल ट्रस्ट, जिसको पोजीशन ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, यानी कि जिस इंसान पे इन जनरल बच्चा ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, वो अपने ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठा करके अगर कोई इस तरह के क्राइम करता है तो इन दोनों ही केसेस में इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीवेटेड अंडर पॉक्सो एक्ट और उस केस में सज़ा का जो क्वांटम होगा वो ज़्यादा होगा. ये जो पूरा का पूरा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होगा बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, इट विल बी एज मच चाइल्ड फ्रेंडली एज पॉसिबल. तो कोशिश की जाती है कि बच्चों से बस और बस फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ही नेगोशिएट करें, उनको पुलिस थाने ना ले जाया जाए. कई सारे जो है चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन डेवलप किए गए हैं जहाँ बच्चों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जहाँ पे उनको अगर ले जाया गया भी बच्चों को तो भी उनको ऐसा फोबिया या डर ना क्रिएट हो उनके मन में. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है अंडर पॉक्सो एक्ट. उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉक्सो ई बॉक्स हैज बीन ऑल्सो ब्रॉट एंड विथ हेल्प ऑफ दिस ई बॉक्स एंड ऑनलाइन कंप्लेंट कैन बी रजिस्टर्ड. पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मैक्सिमम पनिशमेंट कैन बी अप टू डेथ सेंटेंस. तो इफ़ इट इज़ अ रेप एंड मर्डर ऑफ अ चाइल्ड, दैट मीन्स अ इंडिविजुअल बिलो 18 years, then in that case the punishment can go up to death sentence. पॉक्सो एक्ट में 2019 में थोड़े बहुत अमेंडमेंट भी किए गए थे. तो जो अमेंडमेंट किए गए थे उनको एक एक करके देखते हैं. द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी टू रिपोर्ट सच केसेस सच एज it makes it the legal duty of a person aware of the offense to report the sexual abuse. क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी कि in order to save the family reputation, many a times the family members themselves were hiding such cases or offenses of sexual offense. आपने अगर मूवी देखी हो हाईवे, उसमें ऐसा सीन दिखाया गया है. तो कई सारे ऐसे जो रेस्पेक्टेड फैमिलीज़ मानी जाती हैं वहाँ पे होता क्या है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर कोई क्राइम हुआ भी है, मतलब एक बच्चे के अगेंस्ट कोई क्राइम सेक्सुअल ऑफेंस हुआ भी है, तो भी फैमिली उस इशूज़ को दबाने की कोशिश करती है. तो अब इस नए अमेंडमेंट के हिसाब से इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर केस, और अगर कोई इंसान जानबूझ करके केस रजिस्टर नहीं कर रहा है तो उस इंसान को भी सज़ा होगी. So in case a person fails to do so, person can be punished with 6 months of imprisonment.
तो पता है कि किसी बच्चे के खिलाफ इस तरह का ऑफेंस हुआ है एंड दैट ऑफेंस शुड कम अंडर पॉक्सो एक्ट, देन यू हैव टू रजिस्टर, इट इज़ मैंडेटरी ओवर यू, एंड इफ यू डोंट देन यू कैन बी सेंट टू जेल फॉर 6 months. It also prescribes punishment to the people who traffic children for sexual purposes. तो बच्चों के ट्रैफिकिंग करने वालों को भी सजा होगी. द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट और अनट्रू इन्फॉर्मेशन. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं. द करंट केस इज़ ऑफ कर्नाटका. इस केस का नाम है रमा बंदे रमा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. इस केस में हुआ क्या है कि एक 20 साल के लड़के और 17 साल की गर्ल के बीच में सेक्सुअल एक्ट हुई हैं एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट. तो मतलब इसमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं थी. देयर वाज ए सेक्सुअल एक्टिविटी अमंग्स दीज टू, और वो भी एक दूसरे के कंसेंट के बाद. लेकिन द फादर ऑफ द गर्ल चाइल्ड केम टू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप, और इस गर्ल चाइल्ड के फादर ने फिर एक कंप्लेन करा दी अंडर पॉक्सो एक्ट. और पॉक्सो एक्ट के हिसाब से सिंस दिस गर्ल इज़ अ चाइल्ड अंडर दिस पॉक्सो एक्ट, तो इस बॉय के खिलाफ जो 20 साल का है, इसके खिलाफ एक केस बनता है अंडर पॉक्सो एक्ट. एक क्रिमिनल केस बनता है अंडर पॉक्सो एक्ट. तो ये मामला पहुंचा फिर कर्नाटका हाई कोर्ट में, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया और इस बच्चे को अक्विटल दे दिया. मतलब ये 20 साल का जो लड़का है इसको अक्विटल दे दिया. तो कर्नाटका हाई कोर्ट क्वैश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ रेप एंड किडनैपिंग. इस लड़के पे रेप और किडनैपिंग का आरोप लगाया गया अंडर पॉक्सो एक्ट, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस को क्वैश कर दिया. इस बच्चों को अक्विटल दे दिया, इस लड़के को. अब उसके बाद से पॉक्सो एक्ट पे डिबेट शुरू हो गई है कि क्या ये जो कानून है वो हमारी समाज की रियलिटीज़ को नेग्लेक्ट कर रहा है. तो लेट मी टेल यू इन एडवांस कि इट्स नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, इट इज़ द ओपिनियन दैट इज़ रिटन इन द आर्टिकल. आई एम प्रेजेंटिंग दैट आइडिया ओनली. ये आर्टिकल कहता है कि 18 साल का जो एज है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी दैट इज़ परहैप्स टू हाई. आजकल के बच्चे जो हैं, या फिल्मों का इम्पैक्ट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, डेटा एज का इम्पैक्ट कर लीजिए, इंटरनेट का इम्पैक्ट कह लीजिए, आजकल के बच्चे जो हैं उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो 18 साल से पहले ही स्टार्ट हो जाती है. येट इफ़ वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस, इफ़ वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर orientation or this particular reality in our society, then there will be more such cases. जो इस तरह का पर्टिकुलर केस हुआ, इस तरह के और ज़्यादा केसेज होंगे, और बहुत सारे केस में होगा क्या, क्योंकि इस तरह का जब बॉय चाइल्ड होगा, नॉर्मली बॉयज़ के अगेंस्ट ही इस तरह का केस होता है, इस तरह का जब बॉय चाइल्ड होगा उसके खिलाफ फिर क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, उसके खिलाफ रेप के चार्जेस लगेंगे, उसको 7 साल से 10 साल की जेल हो जाएगी, और उसका पूरा का पूरा लाइफ और करियर बर्बाद हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड परहैप्स वी नीड टू फाइन ट्यून दिस पर्टिकुलर लॉ पॉक्सो एक्ट एज पर द सोशल रियलिटी. ऐसे डिबेट शुरू हो रहे हैं कि 18 साल की एज को शायद से थोड़ा घटाया जाए, और कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हों तो उस केस में बॉय चाइल्ड के अगेंस्ट कोई केस ना किया जाए. इससे और भी प्रॉब्लम हो रहा है. एक तो सोशल रियलिटीज़ को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, जिस कारण से जो बॉय चाइल्ड है उसके खिलाफ फॉल्स केसेस बन रहे हैं, रेप के और किडनैपिंग के. दूसरा, ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन से, मतलब सीधा सीधा FIR लिख करके और क्रिमिनल केस लगाने से हो क्या रहा है कि जुडिशरी के ऊपर इस तरह के कई सारे केसेस का बर्डन बढ़ रहा है, और दैट इज़ लीडिंग टू पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑल्सो. तो इन दोनों चीज़ों से हमें थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी इफ़ वी डिक्रीज द age for consensual sex perhaps from 18 to 16. That is the debate. The next article is about road accidents in India, and this topic is again important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. कल का ये न्यूज़ तो आप सुन ही चुके होंगे कि फॉर्मर टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्ट्री, ही वॉज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट नियर पालघर इन महाराष्ट्र. और तब से ही रोड एक्सीडेंट्स पे, रोड फैटलिटीज़ पे डिबेट शुरू हो गई हैं. अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आप डेटा देखें तो हमारे देश के अंदर लगभग हर साल 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि रोड एक्सीडेंट्स में हमारे देश में कई गुना ज़्यादा लोग मरते हैं एज़ कम्पेयर टू टेररिज्म या टेरर स्ट्राइक. तो इस लिहाजे से रोड एक्सीडेंट इज़ अ बिगर कॉज ऑफ कंसर्न दैन टेररिज्म इटसेल्फ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं, और उसमें से भी कम से कम 1/3 यानी कि 50,000 डेथ सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवेज़ पे होती हैं. अगर 5 सालों का आप डेटा देखें तो रोड एक्सीडेंट्स में थोड़ी सी कमी आई है. अब देखिए
डेटा 2017-18 से 4,45,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए थे और रोड एक्सीडेंट्स 2021 में 4,03,000 पे घट के आ गए हैं। एक आश्चर्य वाली बात यह है कि पैंडेमिक वाले साल में भी रोड एक्सीडेंट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं घटा डिस्पाइट सच एन स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। 4,45,000 2017 से घट के 3,54,000 हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि रोड एक्सीडेंट्स के नंबर्स लगातार घट रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स के नंबर्स लगातार घट रहे हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स से होने वाली डेथ की संख्या बढ़ रही है। आप देखिए 1,50,000 से 1,55,000 हो गया रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली डेथ। इससे क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड्स का ओवरऑल स्पीड तो बढ़ गया है, ट्रैफिक तो फास्ट हो गया है, यानी कि हाईवेज़ वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन रोड सेफ्टी अभी भी नेग्लेक्ट हो रही है। आवर रोड्स आर येट प्रोन टू एक्सीडेंट्स। यही तो कारण है कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट जो हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ गए। इसका क्या मतलब है कि जब भी एक्सीडेंट होता है डेथ के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि फास्ट स्पीड में होने वाले एक्सीडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो गई है। इसका ये मतलब है कि हाईवे ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन हाईवेज़ पे उतनी सेफ्टी सिक्योरिटी का शायद से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और हाईवेज़ आर येट वल्नरेबल टू रोड एक्सीडेंट्स। ये 2-3 चीज़ें हैं। तो इससे कैसा आप कह सकते हैं, रोड मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन पे, हाईवे कंस्ट्रक्शन पे भी आप कभी सवाल लिख रहे हो तो ये डाटा कोट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैव डिक्रीज्ड बट रोड फैटिलिटीज़ हैव इंक्रीज्ड। इसका मतलब है कि हाईवे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हाईवेज पे स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन और इसी कारण से स्पीड ज़्यादा होने के कारण कम एक्सीडेंट्स के बावजूद भी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमें हाईवेज़ को ज़्यादा सेफ बनाने की ज़रूरत है। अब कुछ देख लेते हैं क्या हमारे देश में कानूनी प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कानून है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। इस कानून में जितने भी ट्रैफिक रिलेटेड वायलेशंस हैं उनके ऊपर फ़ाइन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जैसे जुवेनाइल ड्राइविंग, डिफेक्टिव व्हीकल से, इन सब पे, सिग्नल को जंप करना, इन सब पे फ़ाइन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है सिंस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। उसके अलावा एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया है विच विल हेल्प इन इंश्योरिंग इंश्योरेंस कवर टू सर्टेन टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। तो एक ओवरऑल नेशनल फंड बनाया गया जिसमें एक पर्टिकुलर तरह के एक्सीडेंट्स में इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड विच हैज़ बिन क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ए नोटिफिकेशन। इस नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का काम होगा टाइम टू टाइम इस तरह के रेगुलेशंस रिलीज करे जिससे रोड सेफ्टी इंप्रूव हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में है दैट इज़ रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन्स। गुड समैरिटन्स कौन होते हैं? जिन्होंने मान लीजिए कि रोड पे एक्सीडेंट होते हुए देखा और देखा कि 2 या 3 लोग इंजर्ड पड़े हैं। पहले प्रॉब्लम्स क्या होती थी कि अगर आपने आउट ऑफ गुड विल इन दोनों लोगों को, जिनको आपने देखा रोड पे एक्सीडेंट्स के कारण पड़े हैं, इनको आपने अगर हॉस्पिटल पहुंचाया, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको हॉस्पिटल में कई सारे फॉर्मेलिटीज़ के लिए और रुकना पड़े। पुलिस आकर के आप ही से ज़्यादा पूछताछ करे, हो सकता है आप ही को ज़्यादा हरास करे कि कहीं आपने तो एक्सीडेंट नहीं किया। ये सारी प्रॉब्लम्स पहले फेस करनी होती थी। तो आउट ऑफ गुडविल आपने उनको पहुंचाया और आपका खुद का काम खराब हो रहा है और पुलिस आपको हरास कर रही है। दैट वाज अ प्रॉब्लम अर्लियर एंड दैट इज़ वाई पीपल जनरली वुड अवॉइड गेटिंग इनटू सच थिंग्स। तो आसपास में एक्सीडेंट होता हुआ देखने के बावजूद भी लोगों की हेल्प नहीं करते थे। गुड समैरिटन्स बहुत कम होते थे पहले, लेकिन अब कैसा है, इस कानून की मदद से गुड समैरिटन्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा और गुड समैरिटन्स को पुलिस उल्टा रिवॉर्ड देगी। तो एक गुड समैरिटन स्कीम लाया गया है जिसमें 5,000 तक का रिवॉर्ड दिया जाएगा उल्टा, और उनको थोड़ा भी हरास नहीं किया जाएगा, उनका थोड़ा भी टाइम खराब नहीं किया जाएगा। माना जाता है कि हर एक्सीडेंट में एक गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर वो होता है कि एक्सीडेंट के बाद का लगभग 1-2 घंटा जो होता है वो गोल्डन आवर होता है। उस टाइम में अगर जो भी विक्टिम्स हैं उस एक्सीडेंट के, उनको सही ट्रीटमेंट दे दी जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन लोग उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करते, लोग वीडियो बनाने लगते हैं रादर देन एक्टिंग एज ए गुड समैरिटन। लेकिन ये गुड समैरिटन स्कीम की मदद से, जिसमें स्कीम भी मिले, 5,000 का रिवॉर्ड भी मिलेगा और उनको हरास भी नहीं किया जाएगा, उम्मीद है कि ये गोल्डन आवर में ज़्यादा से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से इम्पैक्टेड लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा और रोड एक्सीडेंट्स को कम किए जाएंगे। और भी कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जैसे कि द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2000। तो इस कानून की मदद से जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं वो नेशनल हाईवेज़ पे कोई भी इलीगल ऑक्यूपेशन को हटा सकती हैं।
आप देखते हैं नेशनल हाईवे के आसपास लोग छोटी छोटी दुकानें लगा करके बैठ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से क्या होता है कि कभी कभार विजन जो है वो लिमिट होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है और एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कानून की मदद से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को अधिकार है इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाने का। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 ये भी है। इस कानून की मदद से एक अथॉरिटी को बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम है कि टाइम टू टाइम रोड्स को डेवलप करे, मेंटेन करे और मैनेज करे नेशनल हाईवेज को, ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हो। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम आपने कई दफ़ा सुन रखा होगा। नेशनल हाईवेज़ को बनाना और उनको मेंटेन करना ताकि उनकी अच्छी कंडीशंस बनी रहे, रोड एक्सीडेंट्स कम हो, ये मेन गोल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसको इस कानून की मदद से बनाया गया। सो इट इज अनदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन दैट हैज़ बीन फ्रेम्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रोड कंडीशंस एंड ब्रिंग डाउन रोड एक्सीडेंट्स। एक इंटरनेशनल इवेंट्स भी हैं या इंटरनेशनल एफर्ट्स लिए गए हैं रोड एक्सीडेंट्स को कर्व करने के लिए। उसका नाम है ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी दैट वाज ब्रॉट इन 2015, लगभग 7 साल पहले। तो द डिक्लेरेशन वाज साइंड एट सेकंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी हेल्ड इन ब्राज़ील। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो बस पीटी पर्सपेक्टिव से कि एक ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन है ऑन रोड सेफ्टी, इंडिया इसका सिग्नेटरी है। और कभी मान लीजिए कि रोड एक्सीडेंट्स पे सवाल आ जाए तो याद रखना कि SDG गोल नंबर 3.6 कहता है कि इट एम्स एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ्स एंड इंजरीज ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स बाई हाफ बाई 2030। तो जितना भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको आधा कर देना है by 2030 as per SDG goal number 3.6. तो you can say कि Brasilia declaration has been brought in order to attain the goals of SDG 3.6. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about India becoming 5th largest economy and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया हाल फिलहाल में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई है ऑन एक्सचेंज रेट बेसिस। PPP बेसिस पे तो हम तीसरे सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी हैं ही। या बिकम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बाय ओवरटेकिंग यूनाइटेड किंगडम। तो अब हम बस US, चाइना, जापान और जर्मनी से पीछे हैं एज फार एज ओवरऑल साइज ऑफ आवर GDP इज़ कंसर्न। इस IMF के रिपोर्ट के हिसाब से भारत का जो ग्रोथ रेट है वो पिछले कुछ सालों से 6 से 6.5% के आसपास रहा, एक्सेप्ट फॉर द पैंडेमिक ईयर ऑफ कोर्स विच इज़ क्वाइट अ डिसेंट ग्रोथ रेट कंसिडरिंग द साइज ऑफ द इकोनॉमी। और माना जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो अगर इसी रेट से ग्रो करती रही तो इट विल बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2029 एंड वी विल बी लैगिंग बिहाइंड ओनली चाइना एंड द US। आप देखिए कैसे ये जो ब्लू कलर से दिखाया है दैट इज़ UK इकोनॉमी, यहाँ पिंक से दिखाया है और बाद में ऐसे ब्लू से दिखाया दैट इज़ UK इकोनॉमी, और ये है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी हैज़ ओवरटेकन द UK इकोनॉमी और आने वाले कुछ सालों में UK की इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी एंड बाय 2027 इंडियन इकोनॉमी विल बी 1/5 बिगर दैन UK इकोनॉमी। मतलब हम UK से 20% ज़्यादा होंगे। ये भी बात है, आज तो बस ओवरटेक किया है, आने वाले टाइम में उनसे हम 20% बड़ी इकोनॉमी होंगे कंसीडरिंग आवर ग्रोथ रेट एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी से हम आगे निकल गए हैं। खासकर वो इकोनॉमी या वो कंट्री जिसने हमें 200 सालों तक गुलाम बना के रखा, आज हम उससे आगे निकल गए हैं। बट थोड़ी सी रियलिटी चेक भी देख लेते हैं, क्या हम सच में UK को सरपास कर चुके हैं? क्या इंडियन इकोनॉमी सच में UK से ज़्यादा अच्छी या बड़ी इकोनॉमी हो गई है? तो आंसर इज नो, क्योंकि UK में सिर्फ और सिर्फ 68 मिलियन पॉपुलेशन है। मतलब आप मान के चलिए 7 करोड़ जनसंख्या है, हमारे यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है। तो मुद्दा ये है कि लगभग जितना वहाँ के 7 करोड़ लोग मिल करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे देश में 140 करोड़ लोग मिल करके उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब हमारी जो एफिशिएंसी है वो उनसे 20 गुना कम है। जितना काम वहाँ के 7 लोग कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे 140 लोग कर पा रहे हैं। मोटा मोटा तो बात यही है। सो टू से कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ सरपास्ड UK, दैट इज़ राइट ओनली इन वन कॉन्टेक्स्ट, ओवरऑल साइज ऑफ द इकोनॉमी। बट
पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन लेकर के अगर हमने ये अचीवमेंट किया भी है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। जीडीपी पर कैपिटा देखते ही, जीडीपी पर कैपिटा, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओवरऑल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए, जीडीपी पर कैपिटा देखते ही हमारा रैंक काफ़ी ख़राब हो जाता है, 122 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। अब देखिए ये जीडीपी पर कैपिटा में यूके हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, चाइना भी आगे है, वर्ल्ड का ओवरऑल एवरेज भी देखिए तो ये हमसे काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा इट इज़ मच लोअर देन इवन वर्ल्ड्स एवरेज जीडीपी पर कैपिटा। तो दैट इज़ ऑल्सो रियलिटी चेक दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड। वी माइट बी लार्जेस्ट इकोनॉमी, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट नॉट ट्रूली रिच और डेवलप्ड इकोनॉमी, बिकॉज इतना साइज जो है हमारी इकोनॉमी का, इट इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मेन रीजन इज़ हाई पॉपुलेशन। पॉवर्टी की बात की जाए तो यूके 19th सेंचुरी तक, यानी कि जब उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया, बिगिनिंग के टाइम तक, जब तक ये प्रोसेस कोलोनाइजेशन का शुरू हुआ था, तब तक यूके के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो शेयर है वो इंडिया से ज़्यादा था। लेकिन बिकॉज ऑफ देयर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एंड अप्रोच एंड ऑल, आज इंडिया के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या है। तो दिस इज़ हाउ यूके के अंदर पॉवर्टी ख़त्म हो चुकी है, जबकि इंडिया के अंदर आज भी गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन अनदर सेंस यू कैन सी कि इंडियन इकोनॉमी इज़ येट टू ओवरटेक यूके इकोनॉमी एज फार एज ओवरऑल डेवलपमेंट इज़ कंसर्न। HDI रैंकिंग देखी जाए तो यूके का स्कोर इतना ज़्यादा है 9.932, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि इंडिया का स्कोर मीडियन रेंज में आता है 0.645, और रैंक में हमारी काफ़ी ख़राब है 131, जबकि यूके का आई बिलीव टॉप 10 या टॉप 20 में तो होगा ही होगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन से कि ओवरऑल जीडीपी में हमने उनको पार किया है, लेकिन वी आर येट फार अवे फ्रॉम बीइंग अ ट्रूली रिच डेवलप्ड इकोनॉमी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। ये सवाल यूपीएससी ने 2015 प्रीलिम्स में पूछा था। इसका जवाब लेकिन मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देंगे तो जवाब कुछ और निकल के आएगा। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए कॉमन सेंस लगा करके, याद कीजिएगा। मैं थोड़ा हिंट्स भी दे देता हूँ। पैंडेमिक वाले साल में इकोनॉमी थोड़ा नीचे गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, राइट, टेक्निकल रिसेशन आया था। इसको ध्यान में रखते हुए इस सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण तो हमेशा ओवरऑल तो नॉमिनल इकोनॉमी तो या जीडीपी तो बढ़ ही रही है। इसको ध्यान में देखते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डार्क स्काई रिजर्व एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम परस्पेक्टिव। मेंस में इसके डायरेक्ट आने के चांसेस कम हैं। इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम रात के टाइम में अननेसेसरी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कैसा, तो लाइट्स मेड ऑफ मैन मेड सोर्सेस, तो रात के टाइम में जो अननेसेसरी मैन मेड सोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लाइट, उसके कारण स्काई काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं लाइट पॉल्यूशन। इस लाइट पॉल्यूशन के कारण स्टार्स और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने में टेलीस्कोप्स की मदद से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो लोग शादियों में या घरों में भी इतने, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इतने सारे लाइट्स लगा करके छोड़ते हैं। उससे कैसा होता है कि पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है रात के टाइम में वो लाइटेंड अप हो जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज लाइट पॉल्यूशन एंड दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। अब करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बिल्ड इट्स फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन कोल्ड डेजर्ट रीजन्स ऑफ लद्दाख। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये डार्क स्काई रिजर्व है क्या। तो डार्क स्काई रिजर्व वो रीजन है जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन को लगभग जीरो कर दिया जाएगा, ताकि हम आराम से जो स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर पाएँ। तो सरल भाषा में कहें तो डार्क स्काई रिजर्व्स वो एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन विल बी ऑलमोस्ट जीरो, और इंडिया इस तरह का डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख रीजन में बनाने की प्लानिंग कर रहा है। और मोर ओवर ऐसी प्लानिंग है कि 2022 के दिसंबर तक हम लोग ये डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बना लेंगे। आखिर लद्दाख को क्यों चुना गया है डार्क स्काई रिजर्व के लिए? तो कारण है कि लद्दाख 3000 मीटर की हाइट पे लगभग माउंटेनियस टेरेन है, हार्श विंटर्स हैं, -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। इस कारण से वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट लगभग है ही नहीं, इनहैबिटेबल एरिया है, लोग रहते ही नहीं हैं। जब लोग नहीं रहते हैं तो वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट का स्कोप नहीं। जब आर्टिफिशियल टेरेन ऑफ लद्दाख एज डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व डिक्लेयर कराने के लिए दुनिया की कौन सी एजेंसी के पास अप्लाई करना होता है? तो उसका नाम है
International Dark Sky Association, IDSA. Any individual or group can nominate a site for certification to the IDSA. India is still in the process of filling a nomination to IDSA. हम लोग अभी भी IDSA का नॉमिनेशन लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है. उम्मीद है कि दिसंबर तक हमें IDSA का नॉमिनेशन मिल जाएगा और हम लद्दाख को हमारे देश का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व डिक्लेयर कर पाएंगे. दुनिया के अलग अलग जगहों में ऑलरेडी कई सारे डार्क स्काई रिजर्व डिक्लेयर किए जा चुके हैं, जैसे फ्रांस में, यूके में, वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, मेक्सिको, कनाडा, आयरलैंड एंड नामीबिया. ऐसे जगहों पे डार्क स्काई रिजर्व्स ऑलरेडी डिक्लेयर किए जा चुके हैं. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच ईयर एक्सपैंडेड द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ग्लोबली? करेक्ट आंसर इज 1985. Who are the beneficiaries of universal immunization program? Correct answer is infant, children, pregnant females. And INS Vikrant. It will help in transforming Indian Navy from blue water navy to brown water navy. This is wrong. It will help in transforming Indian Navy from brown water to blue water. So first statement is wrong. And this INS Vikrant has been initially with Western Naval Command. This is right. So the correct answer is B. STARS project is initiative of World Bank. So correct answer is A. That's all from our side for today.